नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 मई 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड ने किस लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 99,122 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को मंजूरी दी है। द आरबीआई बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ 99,122 करोड़ रुपीज एज सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक के लिए। आरबीआई ने 21 मई को 9 माह की इस अधिशेष राशि को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इस ट्रांसफर को मंजूरी देने का फैसला आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 589वीं बैठक में लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी वित्त के प्रबंधक के तौर पर अपने अधिशेष लाभ से प्रत्येक वर्ष लाभांश का भुगतान करता है। 2020 में बैंक ने अपने अधिशेष का 44% यानी 57,128 करोड़ रुपये का हस्तांतरण केंद्र सरकार को किया था। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति हैं जिसे 95.1% मतों के साथ फिर से इस पद के लिए चौथी बार चुना गया है? बशर अल असद, द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज बीन री इलेक्टेड टू द पोस्ट फॉर द फोर्थ टाइम विद 95.1% वोट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये सीरिया के राष्ट्रपति हैं। इस 26 मई को सीरिया में होने वाला राष्ट्रपति चुनाव एक दशक पहले सीरिया के विद्रोह युद्ध की शुरुआत के बाद से यह दूसरा चुनाव था। देश की संसद के अध्यक्ष हम्मूद सब्बाग ने कहा कि मतदान का प्रतिशत 78.66% रहा। पिछली बार के 2014 के चुनाव में बशर अल असद ने लगभग 89% वोट हासिल किए थे। सीरियाई गृह युद्ध अभी तक जारी एक बहुपक्षीय युद्ध है। यह सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के नेतृत्व में सीरियाई अरब गणराज्य और कई अन्य घरेलू और विदेशी ताकतों के बीच लड़ा जाता है और इसकी शुरुआत 2011 अरब स्प्रिंग विरोध के एक हिस्से के तौर पर हुई थी। पश्चिमी देश ने इस चुनाव को छलपूर्ण चुनाव बताया है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को कितने वर्ष की आयु पूरा होने पर 10 लाख रुपये का एक कोष दिया जाएगा? अंडर द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, अ फंड ऑफ 10 लाख रुपीज विल बी गिवन टू द चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19 ऑन अटेनिंग द एज ऑफ द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जब ये 23 वर्ष के हो जाएंगे तब इन्हें ये पूरी राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कई उपायों को मंजूरी दी है। कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक पिता को खोने वाले सभी बच्चों को योगदान पीएम केयर्स फंड के माध्यम से तब तक किया जाएगा जब तक कि वे 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, ताकि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 10 लाख रुपए का कोष तैयार किया जा सके। ध्यान रखिएगा, ये कोष तो 18 वर्ष की आयु पर ही पूरा हो जाएगा और 18 से लेकर 23 वर्ष तक यानी 5 साल के लिए इससे जो भी ब्याज मिलेगा वो मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन जब ये बच्चे 23 वर्ष के पूरे हो जाएंगे तभी उन्हें पेशेवर या निजी इस्तेमाल के लिए 10 लाख रुपये की पूरी राशि दी जाएगी, क्योंकि उसका ब्याज तो पहले ही उसको हर महीने मिलता रहेगा। कैंडिडा नामक खमीर से होने वाले कवक संक्रमण रोग का नाम क्या है जिसका खतरा कोविड-19 रोगियों में हाल ही में देखा गया है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फंगल डिजीज कॉज्ड बाय द ईस्ट कॉल्ड कैंडिडा हुज रिस्क हैज बीन सीन इन कोविड-19 पेशेंट्स रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसे व्हाइट फंगस के नाम से जानते हैं। कैंडिडा आमतौर पर त्वचा और शरीर के आंतरिक हिस्सों जैसे मुंह, गला, आंत आदि जैसी जगहों पर मौजूद रहता है। हालांकि यदि यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है या शरीर में अधिक आंतरिक हिस्सों में पहुंच जाता है तो कैंडिडा गंभीर संक्रमण व्हाइट फंगस जिसे कैंडिडिएसिस
भी कहते हैं का कारण बन जाता है। ब्लैक फंगस की तरह व्हाइट फंगस भी कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, पहले से मौजूद चिकित्सीय समस्याओं, एड्स, हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांटेशन या मधुमेह आदि से पीड़ित लोगों को अधिक प्रभावित करता है। मेकेदातु बांध परियोजना किस नदी पर बनाया जा रहा है? मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। और ये देखिए मैप, यहीं पर बनाया जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर में, लेकिन ये क्षेत्र जो है वो कर्नाटक में रहेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक के मेकेदातु में कावेरी नदी पर एक जलाशय के निर्माण में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक समिति का गठन किया है। यह निर्देश ट्रिब्यूनल द्वारा एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेने के बाद आया है, जिसके मुताबिक कर्नाटक ने कावेरी नदी पर एक बांध निर्माण का प्रस्ताव किया है और यह प्रस्ताव कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पूर्व में 2 बार स्थगित किया जा चुका है। मेकेदातु कावेरी और इसकी सहायक अर्कावती नदी के संगम पर स्थित एक गहरी घाटी है। तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु शहर के लिए पानी की आपूर्ति करना तथा एक जल विद्युत स्टेशन के लिए पानी का प्रयोग करना है। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को, यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से। और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों, ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है और आपको सारे पीडीएफ वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री को 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन इलेक्टेड टू द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल फॉर 4 years टिल 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम के मुख्यमंत्री। वर्चुअल वार्षिक आम बैठक और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 31 सदस्य मैदान में थे। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष और बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष तथा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा को 236 मत मिले। बीडब्ल्यूएफ अध्यक्ष
पॉल एरिक होयर को निर्विरोध फिर से प्रेसिडेंट चुना गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में स्थित अड्डू शहर में भारत के एक नए महावाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द ओपनिंग ऑफ अ न्यू कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया इन अड्डू सिटी लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। मालदीव में पहला वाणिज्यिक दूतावास खोलने संबंधी निर्णय मालदीव में चीन के प्रभाव बढ़ाने के लगातार प्रयासों के बीच आया है। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के बाद मालदीव को राहत और सहायता पहुंचाने वाला भारत पहला देश था। इसमें कहा गया है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इस मालदीव का अहम स्थान है। मालदीव में लगभग 25,000 भारतीय भी निवास करते हैं और यह मालदीव में निवास करने वाला दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सुबोध कुमार जायसवाल। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 24 मई को हुई हाई लेवल की मीटिंग में इसका फैसला लिया गया। इस कमेटी में भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमन और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल थे। केंद्र सरकार की तरफ से इन्हें सीबीआई निदेशक बनाए जाने की सूचना 25 मई को जारी कर दी गई। झारखंड में जन्मे 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी और पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक तथा वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर ये रहे हैं और इनका कार्यकाल 2 साल का रहेगा। भीषण चक्रवाती तूफान यास 26 मई 2021 को किस राज्य के तट से टकराया? द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यास हिट द कोस्ट ऑफ विच स्टेट ऑन 26 मई 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। तूफान के चलते पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सरकार ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों से 12 लाख से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मौसम विभाग के अनुसार श्रेणी 1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात यास, जिसका नामकरण ओमान देश द्वारा किया गया, ओडिशा के धामरा बंदरगाह के उत्तर और बालासोर जिले के पश्चिम तट से टकराया। तूफान यास ने बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी की और यह कमजोर होकर गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचा दी। इस भीषण तूफान के चलते कुल 22 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। जिन बच्चों ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या परिवार का एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, इस योजना के तहत सरकार इन बच्चों के लिए किस वर्ष की आयु तक शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी? योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार इन्हें प्रति माह 3,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। जब तक ये बच्चे वयस्क नहीं हो जाते तब तक पैतृक संपत्ति में इनका हिस्सा नहीं बेचा जा सकेगा। साथ ही ऐसे बच्चों को उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the president of International Hockey Federation? The right answer is option number D, डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। हॉकी की वैश्विक संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसे FIH कहा जाता है, कि 47वीं कांग्रेस के दौरान भारतीय ओलंपिक संघ प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य नरेंद्र बत्रा को लगातार दूसरी बार प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। 2016 में नरेंद्र बत्रा FIH के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष बने थे। वे इस पद पर 2024 तक रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ये जो संस्था है इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है? किस कंपनी द्वारा पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की गई है? विच कंपनी हैज़ अनाउंस द क्लोजर ऑफ द पॉपुलर वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ने पिछले 25 सालों में सबसे ज़्यादा समय तक लोगों को सेवा दी है। इस वेब ब्राउज़र की पेशकश विंडोज़ 95 के साथ की गई थी। विंडोज़ 10 पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का भविष्य यानी अगला जो इसका वर्जन होगा उसका नाम रखा गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज के कार्यक्रम प्रबंधक सीन लिंडरसे ने इस फैसले के बारे में कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 डेस्कटॉप अनुप्रयोग सेवा मुक्त हो जाएगा और विंडोज़ 10 के कुछ संस्करणों के लिए
15 जून 2022 से इसका समर्थन बंद हो जाएगा। यानी 15 जून 2022 से अब ये आपको कहीं भी किसी भी डिवाइस में नहीं दिखेगा। एटीने ग्लिच पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? द एटीने ग्लिच मेडल 2020 हैज़ बीन गिवन टू, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हॉकी इंडिया। हॉकी के विकास और प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान के लिए हॉकी इंडिया को एटीने ग्लिच पुरस्कार के विजेताओं के तौर पर घोषित किया गया है। यह मेडल हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। विभिन्न हॉकी विकास परियोजनाओं के कारण पोलिश हॉकी संघ को थियो इकेमा पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, जिनके परिणाम स्वरूप पोलैंड में 30 नए प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को और 3000 से अधिक स्कूली बच्चों को इस खेल से परिचित कराया गया। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक हो गई है? रिसेंटली द पर कैपिटा इनकम ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज एक्सीडेड द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के योजना मंत्री M.A. मन्नान ने देश की कैबिनेट को सूचित किया कि वित्त वर्ष 2020-21 में बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय $2,227 यानी $1,62,000 से थोड़ा अधिक है। यह पिछले फाइनेंशियल ईयर में $2,064 यानी $1,46,000 था। प्रति व्यक्ति आय में आई इस उछाल के चलते इसने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसका प्रति व्यक्ति आय $1,947 यानी $1,41,000 से थोड़ा अधिक है। 2007 में बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधी थी। तो देखिए किस तरह से पर कैपिटा इनकम में इसने प्रोग्रेस किया है, भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 14वें सीजन के बाकी मैचों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द रिमेनिंग मैचेस ऑफ द 14th सीजन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग बी हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात UAE। 29 मई को हुई BCCI की मीटिंग में IPL के बचे हुए मैचों को भारत से UAE शिफ्ट करने पर सहमति बनी। भारत में मानसून के मौसम को देखते हुए IPL सीजन के बाकी मैचों को इस साल सितंबर-अक्टूबर के महीनों में UAE में पूरा करने की घोषणा की गई है। IPL के 14वें सीजन को 9 अप्रैल को कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच शुरू किया गया था। IPL के बायो बबल के अंदर कई कोविड-19 मामले सामने आए। इसके बाद IPL 2021 को 4 मई को स्थगित कर दिया गया था। लीग में सिर्फ 29 मुकाबले ही हो पाए थे। अब बाकी बचे 31 मैच UAE में होंगे। ध्यान में रखिएगा कि पिछला सीजन यानी IPL 2020 का आयोजन भी UAE में ही सफलतापूर्वक कराया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने किनकी अध्यक्षता में निवेश कोष के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA has constituted an expert committee on investment funds under whose chairmanship? The right answer is option number A, नीलेश शाह। कोटक महिंद्रा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं यह समिति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में निवेश संबंधी वित्तीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने की सिफारिश करेगी। इस समिति में प्रौद्योगिकी, वितरण, कानूनी अनुपालन और संचालक जैसे क्षेत्रों सहित समग्र फंड प्रबंधन परिस्थितिकी तंत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इसका मुख्यालय भारत के किस शहर में है? किस देश के विश्व प्रसिद्ध बाल साहित्यकार, चित्रकार और डिजाइनर एरिक कार्ले का निधन हाल ही में हो गया? विच कंट्रीज वर्ल्ड फेमस चिल्ड्रंस लिटरेचर पेंटर एंड डिजाइनर एरिक कार्ले पास्ट अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। 1929 में न्यूयॉर्क में जन्मे एरिक कार्ले ने कई प्रसिद्ध बाल पुस्तकें प्रकाशित की, जिसमें उनकी सबसे प्रमुख पुस्तक है द वेरी हंग्री कैटरपिलर, जो कि 1969 में प्रकाशित की गई थी। तस्वीर में देखिए इसी तरह का उसका कवर था। 2018 तक इसकी लगभग 50 मिलियन प्रतियां यानी 5 करोड़ प्रतियां बिक चुकी है और 60 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इन्होंने प्रसिद्ध बाल साहित्यकार बिल मार्टिन जूनियर के साथ कार्य किया और 1967 में संयुक्त रूप से ब्राउन बियर व्हाट डू यू सी नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जो उस समय की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बनी, जिसने कई पुरस्कार
जीते। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार यानी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन इन धर्मशाला। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेम्पा त्सेरिंग। इस पद को आधिकारिक तौर पर सिक्योंग कहा जाता है। इन्होंने 27 मई को लोब्सांग सांगे का स्थान लिया। 1967 में कर्नाटक के बायलाकुप्पे रिफ्यूजी कैंप में जन्मे 53 वर्षीय पेम्पा त्सेरिंग ने अपने कॉलेज के दौरान तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन और नाइजीरियाई तिब्बती मैत्री संघ के महासचिव के रूप में भी कार्य किया। बाद में 2001 से 2008 तक दिल्ली में तिब्बतीय संसदीय एवं अनुसंधान केंद्र में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। निर्वासित तिब्बती सरकार या केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को भारत सहित विश्व स्तर पर किसी भी देश द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है। भारत समेत विश्व भर के तमाम देशों में 1,30,000 से अधिक शरणार्थी मौजूद हैं। दुनिया भर के किसी भी देश में रह रहे 18 वर्ष से अधिक आयु के तिब्बती शरणार्थी मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। किस देश ने हाल ही में लगभग एक सदी पहले अपने औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्तमान नामीबिया में हेरो और नामा लोगों के खिलाफ नरसंहार में अपनी भूमिका को स्वीकार किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली एक्नॉलेज्ड इट्स रोल इन द जीनोसाइड अगेंस्ट द हेरेरो एंड नामा पीपल इन प्रेजेंट डे नामीबिया ड्यूरिंग देयर colonial rule nearly a century ago? The right answer is ऑप्शन नंबर सी। नरसंहार के मामले में जर्मनी का एक अलग ही स्थान है। 1884 से 1890 के बीच जर्मनी ने औपचारिक रूप से वर्तमान नामीबिया के कुछ हिस्सों का उपनिवेश बनाया, जो यूरोपीय राष्ट्र जर्मनी से लगभग 2 गुना बड़ा था क्षेत्रफल में, लेकिन घनी आबादी वाला नहीं था। 1903 तक लगभग 3000 जर्मन लोगों ने इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जर्मन लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही तनाव भी बढ़ने लग गया, क्योंकि वहाँ की स्थानीय जनजातियों ने जर्मन लोगों को अपनी भूमि और संसाधनों के लिए खतरे के रूप में देखा। 1904 और 1908 के बीच जब हेरो और नामा जनजातियों के लोगों द्वारा जर्मन औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह किया गया, तो औपनिवेशिक शासकों ने हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला था। तो जर्मनी ने पहली बार नरसंहार में अपनी भूमिका को स्वीकार किया है और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र को 1 अरब यूरो से अधिक की वित्तीय सहायता का भी वादा किया है। तस्वीर देखिए कितनी हृदय विदारक है। चर्चा चली है नामीबिया की, तो आइए इससे संबंधित एक मैप का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नामीबिया के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर्स विद नामीबिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जिम्बाब्वे नहीं करता है शेयर। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है यह देश। यह उत्तर में अंगोला, ये मैप है देखिए नामीबिया का, तो उत्तर में अंगोला है, उत्तर पूर्व में है जाम्बिया, पूर्व में बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका से दक्षिण पूर्व में इस तरफ, और दक्षिण और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। नामीबिया, बोत्सवाना और जाम्बिया पट्टी के पूर्वी सिरे पर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अब ये पिक्चर को देखिए आप, तो ये पट्टी जो आपको दिख रही है, ये पट्टी इस पॉइंट को कंसीडर कीजिए। तो यहाँ देखिए 3 देशों की सीमा लग रही है, जाम्बिया, नामीबिया और बोत्सवाना। लेकिन देखिए ये जिम्बाब्वे से नहीं लग रही है, तो नामीबिया और जिम्बाब्वे की सीमा नहीं लगती है। तस्वीर में दिख रही इस नदी का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन सी नदी है जो कि इस चारों देशों से होकर गुजरती है। माउंट न्यारागोंगो, जहाँ हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, किस देश में स्थित है? माउंट Nyaragongo, where volcanic eruptions have been reported recently, is located in which country? The right answer is option number D. यह है कॉन्गो DRC। 22 मई को लगभग 2 दशकों के बाद कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में माउंट न्यारागोंगो ज्वालामुखी फट गया, जिससे हजारों लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा। इस लावे ने गोमा शहर के बाहरी इलाके में 500 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया, लेकिन गामा शहर को बड़े पैमाने पर बचा लिया गया है। माउंट न्यारागोंगो एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है जो विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। यह ज्वालामुखी कई महीनों की बढ़ी हुई भूकंपीय और फ्यूमरोलिक गतिविधि के बाद 2002 में अंतिम बार फटा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? विच इंडियन अमेरिकन सिटीजन हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूएस एंड फॉरेन कमर्शियल सर्विस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इनका नाम है अरुण वेंकट रमन। साथ ही इन्हें वाणिज्यिक विभाग में वैश्विक बाजारों के सहायक सचिव के लिए भी नामित किया गया है। अरुण अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार वेंकट रमन को कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दे पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने का 20 साल से ज़्यादा का अनुभव हासिल है और उनने एसोसिएट जनरल काउंसिल के रूप में भी काम किया है। WTO के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर बातचीत में अमेरिका का ये प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने खरीद लिया है? विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड 97 ईयर ओल्ड हॉलीवुड स्टूडियो MGM which has won 180 Oscars? The right answer is option number B. अमेजन। MGM का फुल फॉर्म है देखिए मेट्रो गोल्डविन मेयर। तो इस स्टूडियोज की स्थापना मार्कस लोए और लुइस बी मेयर ने 17 अप्रैल 1924 को की थी। अमेजन और MGM ने 26 मई को एक निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की। इसके तहत अमेजन 8.45 बिलियन $US में MGM का अधिग्रहण करेगी। मनोरंजन की दुनिया में फिल्मों, वेब सीरीज और दूसरी सामग्री के जरिए सीधे OTT पर शुरू हुए वितरण के दौर में 2 बड़ी कंपनियों का यह अपनी तरह का पहला विलय है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been honored with the International Annie Award 2020 for research in the field of renewable energy sources and renewable storage? The right answer is option number A. प्रोफेसर CNR राव। एनी अवार्ड्स 2020 रोम के क्विरिनल पैलेस में 14 अक्टूबर 2021 को आयोजित एक आधिकारिक समारोह के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। इसे ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव पूरी मानव जाति के लाभ के लिए ऊर्जा के एकमात्र स्रोत के रूप में हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2021, स्पेन्स हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अमर्त्य सेन। 26 मई को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता, कब इन्हें मिला था नोबेल प्राइज़? 1998 में। 87 वर्षीय सेन को 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अमर्त्य सेन को इनके सबसे प्रसिद्ध कार्य गरीबी और अकाल के लिए चुना गया है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूडियस फाउंडेशन ने कहा है कि भुखमरी पर इनके अनुसंधान और मानव विकास पर इनके सिद्धांत लोक कल्याण से जुड़ी अर्थनीतियों ने अन्याय, असमानता, बीमारी और अज्ञानता से लड़ने में योगदान दिया है। मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इज नेम्ड आफ्टर विच प्लेयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बलवीर सिंह दोसांझ। 10 अक्टूबर 1924 को हरिपुर खालसा पंजाब में जन्मे बलवीर सिंह दोसांझ को बलवीर सिंह सीनियर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में यदि बलवीर सिंह दोसांझ नहीं रख के बलवीर सिंह सीनियर भी रहे तो भी सही जवाब होगा। ये भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कप्तान रह चुके हैं। 3 बार के ओलंपिक गोल्ड चैंपियन ने भारत को तीनों बार गोल्ड मेडल जिताने में अपना अहम योगदान दिया है। इनका ओलंपिक फाइनल का रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। इन्होंने ओलंपिक फाइनल में 5 गोल किए हैं। स्टेडियम को अब ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। तस्वीर में देखिए यही स्टेडियम है। अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? एनाटोले कोलिनेट मोकासो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कांगो गणराज्य, द रिपब्लिक ऑफ कांगो। ध्यान रखिएगा ये कांगो DRC नहीं है, ये सही जवाब है रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसको मैप में एक बार ध्यान से देखिएगा। इसकी सीमा गबोन,
कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कांगो DRC, काबिंडा का अंगोलन बाह्य क्षेत्र और गिनी की खाड़ी से मिलती है। राष्ट्रपति डेनिस ससौ नुगएसो ने माकोसो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हाल ही में सबसे उम्र दराज गोल्फ मेजर चैंपियन कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द ओल्डेस्ट गोल्फ मेजर चैंपियन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिल मिकेल्सन। यही है। मिकेल्सन ने 23 मई को US PGA चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम करते हुए इतिहास रच दिया। इन्होंने 2 स्ट्रोक की बढ़त के साथ यह खिताब अपने नाम किया। 50 वर्षीय मिकेल्सन ने अपना 6ठा मेजर खिताब जीता है। मिकेल्सन ने सबसे पुराने मेजर विजेता के रूप में जूलियस बोरोस को पीछे छोड़ दिया है, जो वर्ष 1968 में 48 वर्ष की उम्र में PGA चैंपियनशिप विजेता बने थे। सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट्स एंड टेली कंसल्टेशन यानी सेहत OPD पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट्स एंड टेली कंसल्टेशन सेहत OPD पोर्टल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेहत OPD लॉन्च किया। यह पोर्टल सशस्त्र बलों को टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। इस OPD के जरिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा पूर्व सैन्य कर्मी सशस्त्र बलों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से फोन पर परामर्श ले सकेंगे। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या के साथ यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही है। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका काफ़ी सारा समय बचेगा। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने वाले दुनिया के पहले पुरुष कौन थे जिनका निधन हाल ही में हो गया है? हु वॉज द फर्स्ट मेल पर्सन इन द वर्ल्ड टू गेट ए डोज ऑफ कोरोना वैक्सीन हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विलियम शेक्सपियर। ब्रिटेन के एक 81 वर्षीय पेंशनभोगी विलियम शेक्सपियर को पिछले साल 8 दिसंबर को UK में फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। इसी के साथ ही वह दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की डोज लगवाने वाले पहले पुरुष बन गए थे। शेक्सपियर को 91 ईयर्स ओल्ड लेडी मार्गरेट कीनन, जो कि दुनिया के पहले व्यक्ति और पहली महिला बनी थी, के तुरंत बाद इसी अस्पताल में वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी। विलियम शेक्सपियर को उनके परिवार वाले बिल भी कह के बुलाते थे। इनके परिवार से जुड़े लोगों ने कहा है कि इनकी मौत 20 मई को एक असंबंधित यानी अनरिलेटेड डिजीज के कारण हो गई। इसका कोविड-19 से कोई संबंध नहीं है। श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका है सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।